हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज यूरी ब्रॉनफेल्ड-बेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे। हम लोग जो स्टेज पढ़ रहे थे वो थी एडल्टहुड, और उसमें कॉन्टेक्सचुअल थ्योरी की बात हो रही थी, जिसमें इस थ्योरी के बारे में मेंशन किया हुआ है यूरी ब्रॉनफेल्ड-बेनर। इस थ्योरी के बारे में यहाँ क्यों मेंशन किया हुआ है? क्योंकि ये पूरी थ्योरी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है। कॉन्टेक्स्ट मतलब एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे इस थ्योरी में, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे इस थ्योरी में दिखाया हुआ है कि ये एक इंडिविजुअल है बीच में, जो कि एक चाइल्ड है। उसके आसपास उसका माइक्रो सिस्टम है। माइक्रो सिस्टम मतलब जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे उसका घर हो गया, उसका स्कूल हो गया, उसका नेबरहुड हो गया, वर्क प्लेस हो गई। ये सारी चीज़ें जो डायरेक्टली उस इंडिविजुअल से रिलेटेड है थ्रू आउट द लाइफ। ये किसी एक स्टेज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये कॉन्टेक्सचुअल थ्योरी स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं है, ये लाइफ टाइम की बात हो रही है। और ये कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में। तो माइक्रो सिस्टम मीन्स उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट जो है। उसके बाद मीजो सिस्टम है। मीजो सिस्टम का मतलब है ये जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, ये आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करता है। मतलब घर का, स्कूल से और नेबरहुड से और वर्क से, इन सब का आपस में किस टाइप का रिलेशन है, और इनके रिलेशनशिप का असर इंडिविजुअल पे कैसे पड़ता है। जैसे स्कूल में टीचर्स का और घर में पेरेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, और टीचर्स पेरेंट्स की इंटरेक्शन होती है जैसे पीटीएम में, तो उस केस में बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है। वैसे ही नेबरहुड का और घर का आपस में क्या, नेबर्स का आपस में क्या रिलेशन है, घर का और नेबर्स का। वैसे ही हो गया वर्क प्लेस का और होम का आपस में क्या रिलेशन है। तो मीजो सिस्टम में दे आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस माइक्रो सिस्टम। तो जहां पे ये माइक्रो सिस्टम के आपस की रिलेशन की बात हो रही है, वो मीजो सिस्टम में आता है। और उस रिलेशन की वजह से इंडिविजुअल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम हो गया थोड़ा सा बाहर जाके, इमीडिएट एनवायरनमेंट के बाहर, जो उसके बाद में आता है। जैसे स्कूल की बोर्ड मीटिंग्स हो गई, बट चाइल्ड का स्कूल हो गया, स्पाउस का वर्क प्लेस हो गया। चाइल्ड का स्कूल मीन्स इस इंडिविजुअल के चाइल्ड का स्कूल, इसका खुद का स्कूल नहीं। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके चाइल्ड का जो स्कूल है, और इसके स्पाउस का जो वर्क प्लेस है, मतलब इसके हस्बैंड या इसके वाइफ का जो वर्क प्लेस है। स्कूल की बोर्ड मीटिंग्स हो गई, मास मीडिया हो गया। तो ये एक्सो सिस्टम है। एक्सो का मतलब होता है आउटर। तो ये इसके इमीडिएट एनवायरनमेंट से बाहर का जो एनवायरनमेंट है। और उसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो का मतलब है कि आसपास का कल्चर कैसा है, कल्चरल बिलीव्स कैसे हैं, कस्टम्स, लॉज। तो मैक्रो का मतलब हो गया जो चीज़ें बिल्कुल ही हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। जैसे हमारी कंट्री का लॉ हो गया, या हमारी कंट्री का कल्चर हो गया, या हमारा रिलीजन हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, और इनके रिलेशन का असर इंडिविजुअल पे कैसा पड़ता है, ये इस बारे में बात हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट है, ये सारे ही कॉन्टेक्स्ट है। माइक्रो सिस्टम भी एक कॉन्टेक्स्ट है, मीजो सिस्टम भी एक कॉन्टेक्स्ट है, एक्सो भी एक कॉन्टेक्स्ट है। मैक्रो मतलब बहुत ही बड़ा सिस्टम हो गया, तो ये सबसे बड़ा एनवायरनमेंट हो गया मैक्रो। और यहाँ पे जो आपको एरोज दिख रहे हैं इस तरीके से बने हुए, ये एरोज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका जो आपस में जो रिलेशन है दोनों एनवायरनमेंट का, जैसे मीजो का एक्सो से क्या रिलेशन है, फिर आगे एक्सो का माइक्रो से क्या रिलेशन, मैक्रो से क्या रिलेशन है। तो इनका जो आपस में रिलेशनशिप है, उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसकी बचपन से लेके बड़े होने तक उसकी डेवलपमेंट में क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे ये स्टेजेस में डिवाइड नहीं है, जैसे कि स्टेज थ्योरी में एज वाइज हर चीज ली हुई है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी सिचुएशन पे और हमारे एनवायरनमेंट में जो चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होंगे तो हमारी डेवलपमेंट में भी चेंजेस हो जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किस एज में हैं। तो ये एज वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही डिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं एज से कुछ नहीं होता। जैसे कि बोला जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कौन सी एज में हो, कौन सी स्टेज पे हो, जरूरी नहीं है कि उसी स्टेज पे वो चीज होनी है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एनवायरनमेंट आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, उसके बीच में जो चीजें हो रही है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर स्पाउस के वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम होगी
तो इस इंडिविजुअल के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पाउस के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम का असर इसके स्पाउस पे पड़ेगा, और उस स्पाउस की प्रॉब्लम का असर घर पे भी पड़ेगा, क्योंकि घर में टेंशन होंगी और उस टेंशन का असर इंडिविजुअल पे भी पड़ेगा। तो आपस में देखो, एक्सो सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से मीजो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम सब में प्रॉब्लम हो गई। तो दैट मीन्स हमारे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हमारी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, ना कि स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि हम कौन से स्टेज पे हैं। तो ये डायग्राम आपने अब अच्छे से देख लिया, अब इसकी थ्योरी पे चलते हैं। So Urey Bronfenbrenner ecological system theory है. This theory suggests that in order to fully understand human development, we must focus on the relationship between individuals and their environment. इकोलॉजी का मीनिंग ही यही होता है, इकोलॉजी का डेफिनेशन ही यही होता है कि एक ह्यूमन बीइंग का उसके एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है। सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स, और लेवल्स कौन से हमने देखे, जैसे कि पहला माइक्रो सिस्टम होता है जो उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट है, जिसमें वो पर्सन डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जैसे कि अपने आसपास के लोग हो गए, पेरेंट्स हो गए, या नेबरहुड हो गया, तो घर के लोग हो गए, अपने वर्क प्लेस के लोग हो गए, स्कूल के लोग हो गए, नेबरहुड के लोग हो गए। उसके बाद इन एडिशन वी मस्ट कंसिडर दैट ब्रॉनफेन-बेर्नर डिस्क्राइब्स मीजो सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन सेटिंग्स इन विच द इंडिविजुअल पार्टिसिपेट। तो मीजो सिस्टम क्या है, इन्हीं 4-5 चीजों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो है मीजो सिस्टम। मतलब कि माइक्रो सिस्टम आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, वो हो जाता है मीजो सिस्टम। For instance, what happens to people at work is often influenced by events in their home life. जैसे बहुत अच्छा इन्होंने भी एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी के घर में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ऑफिस में काम नहीं कर पाता, या किसी के ऑफिस में प्रॉब्लम है तो घर में टेंशन होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मीजो सिस्टम, जिसमें माइक्रो सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स की आपस में ढंग से नहीं बन रही है, होम और वर्क की, तो मीजो सिस्टम में टेंशन डेवलप हो रही हैं। उसके ऊपर आता है एक्सो सिस्टम, सेटिंग द इंडिविजुअल डजेंट एक्सपीरियंस डायरेक्टली, जो चीज हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में हो रहा है। जैसे मैंने आपको स्पाउस के वर्क प्लेस का एग्जांपल दिया, स्पाउस के वर्क प्लेस से हम डायरेक्टली नहीं इंटरलेट कर रहे हैं ना, हम अपने स्पाउस के वर्क प्लेस में किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को जानते नहीं है, लेकिन अगर उसके वर्क प्लेस में उसकी नहीं किसी से बन रही है तो उसका असर हमारे ऊपर भी हो रहा है। सेम तरीके से एक्सो सिस्टम क्या है कि अगर किसी और चीज का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हो रहा है जिससे हम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। फाइनली आता है मैक्रो सिस्टम, जो एक बहुत ही बड़ा और वाइड सिस्टम है, जिसमें हमारा कल्चर, बिलीफ, लॉज आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और वो हमें बहुत ज़्यादा किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये इनकी कॉन्टेक्सुअल थ्योरी है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि पूरी डेवलपमेंट इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपस में इन सारे सिस्टम्स का क्या रिलेशन है। According to Bronfenbrenner, it make no sense to try and understand how people change over the course of their life. अब जैसे एरिक्सन की स्टेट थ्योरी में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे कैसे बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो जैसे हमने देखा बचपन से स्टार्ट किया, पहले चाइल्डहुड, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज, लेकिन ब्रॉनफेन-बेर्नर ये कह रहे हैं कि एज के अकॉर्डिंग देखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप ये नहीं देख रहे कि उनके आसपास का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनके घर में किस तरह का माहौल है, उनके वर्क प्लेस पे किस तरह का माहौल है, नेबरहुड में किस तरह का माहौल है। अगर आप वो नहीं देखते हो, एनवायरनमेंट नहीं देखते हो, तो उनकी डेवलपमेंट उसके बिना पढ़नी, मतलब सिर्फ उनकी एज के अकॉर्डिंग बोल देना कि वो इस एज के होंगे तो वो ऐसे करेंगे, वो इस एज के होंगे तो वो ऐसे करेंगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता जब तक हम एनवायरनमेंट नहीं देखते हैं। सो because environment differ from one another and change radically over time, the course of adult development too may vary and it will necessarily not follow the orderly sequence. अब अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन-बेर्नर, जैसे कि एरिक्सन बोलते हैं या पियाजे बोलते हैं कि हम एक प्रॉपर एक फॉलो करते हैं एक ऑर्डर,
एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक पूरा होता है तो दूसरी चीज पे जाते हैं। ब्रॉनफेन-बेनर ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर हमारा कंटेक्स्ट बदल जाए तो ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं हम। जरूरी नहीं है, सिंपल एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे जरूरी नहीं है कि हमारी इंटीमेसी वाली स्टेज अर्ली एडल्टहुड में ही आए। क्या पता हमारे रिलेशनशिप पहले से ही बनने शुरू हो जाए, जब हम एडोलेसेंस में थे तभी हमारा कोई इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाए, या फिर ये हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप कुछ पर्टिकुलर एज के बाद बने। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही चलना है, जैसा कि स्टेज थ्योरी बोल रही है। Perhaps a concrete example illustrating the difference between these two approaches। अब इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एज का। Consider the meaning of age. In the theories of Erikson, various life crises change and occur at specific ages। अब जैसे एरिक्सन की थ्योरी में क्या है, हर एक स्टेज पे कोई ना कोई क्राइसिस है जिसको सॉल्व करना है। कॉन्टेक्सचुअल थ्योरी ये कह रही है कि ये जो है ये एज के अकॉर्डिंग नहीं आता क्राइसिस हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। So contextual theory in contrast suggests that the link between chronological age and various aspects of development are much more fluid and can vary greatly। मतलब कि हमारी जो एज है, chronological age मतलब जो हमारी एज है और जो हमारे जो क्राइसिस हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप बहुत फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब फिक्स नहीं है कि उसी पर्टिकुलर स्टेज पे होगी, आगे पीछे भी हो सकती है, बहुत फ्लूइड है। अब इसको समझाने के लिए इन्होंने सोशल एज क्लॉक का एग्जाम्पल लिया है। सोशल एज क्लॉक क्या होती है, जैसे हर एक कल्चर में एक सोशल एज की क्लॉक होती है कि इस एज तक हमारी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, इस एज तक हमारी शादी हो जानी चाहिए, इस पर्टिकुलर एज तक बच्चे हो जाने चाहिए, इस एज तक बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। तो एक ना सोशल एज है हर एक कल्चर में। अब वो जो सोशल एज है, जो सोशल एज क्लॉक बोलते हैं उसको, सो इंटरनलाइज्ड कैलेंडर्स टेलिंग अस व्हेन सर्टेन इवेंट शुड अकर इन आवर लाइफ्स एंड व्हेन वी शुड डूइंग दी सर्टेन। अब ये जो एज सोशल एज क्लॉक है, जो एक सोशली बनाई हुई क्लॉक है, वो हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में कौन सी चीज़ कब हो जानी चाहिए, कब तक हमारा स्कूल ख़त्म होना चाहिए, कब तक शादी, कब तक बच्चे, इस टाइप से रिटायरमेंट कब होनी चाहिए। अब ये सोशल एज क्लॉक जो है ये किसने बनाई है, सोसाइटी ने बनाई हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हो रही है। द क्लॉक इज रियली मैनी डिफरेंट क्लॉक्स विच कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग। अब हमारे ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं ये चेंज हो जाती है क्लॉक, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग क्लॉक चेंज हो जाती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर कोई ओलंपिक का जिम्नास्ट है तो उसकी तो सोशल एज क्लॉक बहुत जल्दी चलती है, वो तो 16 और 17 की एज में ही ओल्ड माना जाता है, उसको रिटायर कर दिया जाता है। वही उसकी जगह पे अगर कोई प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर है तो उसकी तो सोशल एज क्लॉक थोड़ी सी स्लो चलेगी, क्योंकि उसका रिटायर होने का टाइम थोड़ा सा बाद में आता है। और उससे ज़्यादा अगर कंपेयर करें तो उन्होंने बोला है प्रोफेसर्स को अगर आप ले लो, जो टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं उनकी सोशल एज क्लॉक का क्या है, उनका कब रिटायरमेंट आता है। इसका मतलब उनकी सोशल एज क्लॉक बहुत ज़्यादा लंबी है, उनका रिटायरमेंट एज तो बहुत देर बाद आती है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों जो प्रोफेशंस है। तो इस तरीके से क्या इसका मतलब फिक्स थोड़ी हुआ कि हर एक की जो रिटायरमेंट स्टेज होगी, या फिर जो एरिक्सन ने जैसे बोला कि जो हमारी जनरेटिविटी वाली स्टेज होगी वो सबकी एक ही एज पे आएगी। सेम वे जैसे कॉलेज डिग्री जो लोग करते हैं वो थोड़ा सा लेट मैरिज करते हैं, तो उनके केस में मैरिज वाली स्टेज तो लेट आ जाएगी। और जैसे जो लोग कॉलेज डिग्री नहीं करते हैं, जो लोग अपना पढ़ाई इतना ज़्यादा नहीं करते हैं लंबे टाइम तक, उनकी मैरिज जल्दी हो जाती है। तो उनके केस में एरिक्सन की कौन सी स्टेज जल्दी आ जाएगी, उनके केस में इंटीमेसी वाली स्टेज थोड़ा जल्दी आ जाएगी। तो इसका मतलब एज के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना, इसका मतलब क्या है कि हमें कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच वी लिव डिटरमिन्स व्हेन वेरियस इवेंट्स आर सपोज टू अकर। तो सिंपल ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारी एज नहीं डिसाइड करती है कि हमें कौन से स्टेज पे कब जाना है, हमारा कॉन्टेक्स्ट यानी कि हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि हमने कौन सी चीज़ पर्टिकुलरली किस टाइम पे किस प्रॉब्लम को और किस चैलेंज को फेस करना है। एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ब्लरिंग ऑफ द सोशल क्लॉक।
अब आपको ये चीज़ भी पढ़ते पढ़ते खुद भी आपके माइंड में आ रही होगी कि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है, सोशल क्लॉक बहुत ज़्यादा बदल गई है। लोगों की शादी करने की एज काफ़ी लेट हो गई है, लोगों की बच्चे होने की एज भी बहुत लेट होती जा रही है। तो सोशल क्लॉक धीरे धीरे बहुत बदलती जा रही है। क्रोनोलॉजिकल एज लोगों को एक्चुअली में जो पहले जो एजिंग फील होती थी वो भी आजकल बहुत लेट होने लगी है। मतलब अगर हम लोगों से पूछे तो वो एक्चुअल में कितना ओल्ड फील करते हैं और उनकी एक्चुअल एज क्या है, उसमें भी काफ़ी फर्क नजर आने लग गया है। सो in many countries people are living longer than ever before and postponing the time at which they enter the labor force। मतलब कि वो सारी चीज़ें अब पोस्टपोन हो रही हैं जो पहले एक पर्टिकुलर एज में हुआ करती थी। अगर एरिक्सन के अकॉर्डिंग अर्ली एडल्टहुड में हमारी इंटीमेसी वाली स्टेज आनी चाहिए, तो अब धीरे धीरे वो स्टेज हमारी मिडल में शिफ्ट हो गई है। एंड देन प्राइमरीली व्हेन वुमन इन, जैसे अब वुमेन के बारे में एग्जांपल है जो कि हम सबको बहुत इजीली पता भी है, बहुत कॉमन है कि अर्लियर क्या था, 20s में ही उनको उनकी मैरिज और उनकी चिल्ड्रन के लिए सोशल एज जो क्लॉक मानी जाती थी। आज के टाइम पे क्या है, 30s के बाद भी ये चीज़ नॉर्मल मानी जाती है कि अगर कोई वुमेन 30s एज के बाद शादी करे या उसके बच्चे 30s के बाद हों, तो इसका मतलब क्या है कि सोशल एज क्लॉक जो है वो टोटली चेंज हो गई है। पीपल सीम टू फील यंगर एट वेरियस एजेस टू। कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड एज में भी बहुत यंगर फील करते हैं, और धीरे धीरे ये ओल्ड और यंग वाला गैप भी है जो फील करने वाला, वो भी बढ़ता जा रहा है। जो जितना ओल्ड हो जाता है वो उतना ही यंगर फील करता है। तो सोशल एज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही फ्लूइड हो गया है। इसकी भी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट एज नहीं है। और जैसे कि ये बोल रहे हैं ब्रॉनफेन बनर कि हम किसी भी क्राइसिस को पर्टिकुलर स्टेजेस के लेकर नहीं हम डिवाइड कर सकते। ये डिपेंड करता है कि हमारे पूरी लाइफ में कौन सी चीज़ कब आती है, उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा चैलेंज कब फेस करेंगे। So, in the sense, many societies are becoming ones in which chronological age matter less and less। तो अब तो ये आइडिया जो क्रोनोलॉजिकल एज का है, मतलब पर्टिकुलरली जो एज वाला जो आइडिया है वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। अब एज के अकॉर्डिंग कोई कुछ नहीं करता है। अगर किसी को कोई नई चीज़ सीखनी है तो वो ये नहीं देखता है कि उसकी एज ज़्यादा हो गई है या वो उसको इस एज में नहीं करना चाहिए। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली ब्रॉनफेन बैनर की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टाइम्स में बहुत फिट बैठती है एज कम्पेयर टू स्टेज थ्योरी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।